नमस्कार सभी मित्रों को। लंबे समय बाद यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पर काफ़ी दिन हो गए आपसे मुखातिब हुए। आज एक नए मसले के साथ और नई बात के साथ आपसे 10 मिनट डिस्कस। विद्यार्थियों, जब समय का पहिया घूमते-घूमते लक्ष्य के नज़दीक जाता है, तो उस पहिए का जो मालिक होता है, वो उस लक्ष्य को लेकर के अति उत्सुक होता है। कभी-कभी घबराहट भी होती है, हेजिटेशन भी होता है। ये सब हर इंसान के जीवन में आते हैं। और ऐसा अभी आपके दिल में भी चल रहा होगा, दिमाग में भी चल, फिर चल रहा है तभी तो मैं आपसे क्योंकि आप सबने पिछले 2-3 दिन से इस तरीके की होड़ लगा रखी है। सब चाहते हैं कि अंतिम 30 से 40 दिन ये क्लास मुझे 2 दिन पहले लानी थी, बट कुछ कारणवश मैं नहीं ला पाया, तो आज भी आपके बीच में आ रहा हूँ कि जो आपके अंतिम 40-42 दिन, 42-45 दिन रहे हैं काम में, तो आपकी एक वो होड़ थी इस बात को जानने के लिए कि अंतिम 40 दिनों में हम भूगोल में किस तरीके से तैयारी करें। बट मैं उत्तर देते-देते भी थक गया। पिछले 3 दिन से इंडिविजुअल उत्तर दे रहा हूँ। मैंने कई डिमांड पर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आकर आपसे बात करनी ज़रूरी समझा, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य और आप जिस अवस्था से गुज़र रहे हैं, उस अवस्था से मैं कई बार गुज़रा था। इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, परीक्षा का नज़दीक आना एक विद्यार्थी के मन मस्तिष्क पर किस तरीके से प्रभाव डालता है। और उस दौरान यदि आप अपना मानसिक स्थिरतापन बना रखते हैं, बना पाते हैं, तो आप आधी सफलता प्राप्त कर लें। और इस दौरान यदि आपका अस्थिरतापन आ जाता है मस्तिष्क में, तो आप बहुत कुछ खो बैठते। मैं नहीं चाहता कि हमारा ज्योग्राफी का स्टूडेंट जो पिछले 12 महीने से अच्छी तैयारी करता है या 6 महीने से अच्छी तैयारी करके आ रहा है, इस समय वो बैलेंस देखो। परिस्थितियाँ आदमी के दिमाग में कुछ झंझावत पैदा करती है, जो इस समय सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम मई के अंदर होने वाला है या नज़दीक होने वाला है, उनके मस्तिष्क कर रहे हैं। कुछ सवाल है और उन सवालों के जवाब भी दूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि विद्यार्थियों धैर्य रखें, उत्साह को बनाए रखें, जिज्ञासा को मरने मत दें। धैर्य रखें, उत्साह को बनाए रखें, जिज्ञासा को मरने मत दें। और जितनी कोशिश आज तक करते आए हैं, उनको डेढ़ गुनी कर दें। उनको हो सके तो 2 गुनी कर दें। मैं सारा विस्तार से बताऊँगा 5-10 10 का 15 भी लग सकता है। बट मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप भूगोल के स्टूडेंट हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, तो अंतिम सफलता की अंतिम सीढ़ी तक ये प्लेटफ़ॉर्म जो आपका अपना प्लेटफ़ॉर्म है, आपके साथ खड़ा है। बहुत सारे प्रश्न आपके मस्तिष्क में इस समय आते होंगे। जैसे कि कुछ विद्यार्थियों ने मुझे बताया, मुझे लगा कि सारे कॉमन क्वेश्चन, कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, एक टेस्ट गड़बड़ जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं या पढ़ा हुआ सारा भूल गया। कुछ बच्चे इस बात को लेकर के डरे हुए हैं कि इतना पढ़ने के बावजूद भी रिवीजन नहीं होगा या रिवीजन किस तरीके से करें, ये एक प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है, अभी कोर्स के कुछ चैप्टर बाकी है, रिवीजन शुरू करें या कोर्स के वो चैप्टर करें। कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि कहीं से कोर्स ले रखा है,
कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ, क्या उनके भरोसे बैठे रहें या हम हमारे तरीके से करें? कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि कंपटीशन कितना है, न जाने बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके दिलो दिमाग में भी होंगे, इनमें से कुछ है, कुछ नहीं भी हो सकते, मे बी पॉसिबल, कुछ नहीं भी हो सकते, बट मैं इन सारी बातों पर बात करूंगा आपसे। विद्यार्थियों, इस समय मैंने आपको पहले भी कहा, इस समय जरूरत इस बात की है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, जरूरत इस बात की है कि आप अपने धैर्य को मत खोएं और जो कंटिन्यूटी, जो निरंतरता पिछले 3 4 5 महीनों से आपने बना करके रखी, उसी कंटिन्यूटी, उसी निरंतरता से आपको आगे बढ़। पहले मैं बात कर लूं थोड़ा हमारे सिलेबस और आगे की रणनीति पर, फिर जो आपकी समस्याएं हैं उनके भी मैं जवाब दूंगा जो मेरे से बन पड़ेगा। एक चीज मैं आपको पहले कहता हूं कि इस समय जो अंतिम 40 दिन है, बच्चे कहते हैं कि सर रणनीति बता दीजिए। मैं कहता हूं कि रणनीति आपकी अपनी काम आएगी। मैं केवल सिंपली हिंट्स दे सकता हूं कि ये तुम कर सकते हो, बट मैं जिस तरीके से करूं वो सबको अच्छा लगे ये भी जरूरी नहीं, लेकिन कुछ हिंट्स मैं आपको दूंगा एज ए ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के साथी होने के नाते। 40 दिन है, 42 दिन है, घबराएं मत। सही तरीके से चले तो सफलता आपके कदमों में होगी। मैं तो हमेशा मेरे स्टूडेंटों से कहता हूं, मित्र धैर्य रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सफलता की तरफ नहीं, सफलता तुम्हारी तरफ दौड़ती हुई आएगी। इन सारी बातों पे मैं बात करूंगा, पहले काम की बात कर लेते हैं। आपका कोर्स की क्या कंडीशंस है, उस हिसाब से रणनीति बनेगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि इसमें भी आपकी कैटेगरी है, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका है पढ़ने का। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शानदार रिवीजन कर रखा है, और ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने कोर्स को काफी टाइम पहले कंप्लीट कर लिया, एक दो बार रिवीजन भी कर लिया है, और जिनका अच्छा सिस्टमेटिक चल रहा है। मैं कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, जिनका सिस्टमेटिक चल रहा है उसको किसी भी यूट्यूबर से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मेरे प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं। आप जिस गति और जिस तरीके से जा रहे हैं, आप संतुष्ट हैं तो उसी गति और उसी तरीके से जाएं। लेकिन ध्यान रखना, अंतिम समय के अंदर आपको क्विक रिवीजन करना है और हर चैप्टर तक पहुंच जाना है। ये उन बच्चों को कह रहा हूं जिन्होंने 2 2 3 3 बार रिवीजन कर लिए हैं। हर चैप्टर तक आपको हल्का हल्का लास्ट में 15 से 20 दिन लास्ट के अंदर उस चैप्टर तक पहुंच जाना है। और सब विद्यार्थियों को मैं एक सलाह दूंगा कि पिछले जो 2018 यानी 16 की भर्ती 18 वाला पेपर उसको, और जो 2020 की भर्ती है उसको, उन दोनों के पेपर को सही ढंग से एक बार फिर देख लेना। और भी देखा हुआ आपने कई बार देखा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इनको आप व्यवस्थित ढंग से देख लेना। सभी बच्चे हो, केवल जिन्होंने रिवीजन कर लिया अच्छी तरीके से वो नहीं, सारे देख लें 2018 के पेपर को और 2020 के पेपर को, ताकि आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। आपका लेवल जिस कंडीशंस में आप हो उसका अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों, एक जो सेट आरपीएससी ने करवाई थी, जो भी 2012 के अंदर हुई थी, और उसके बाद एक यूनिवर्सिटी ने करवाई थी, यूनिवर्सिटी वाला इतना वैल्यूएबल प्रश्न पत्र नहीं था, बल्कि सेट 2012 के अंदर जो प्रश्न पत्र आया था उसको आप ढंग से देख लेना। क्योंकि आरपीएससी का जो पेपर पैटर्न होता है वो थोड़ा सा यूपीएससी से, अर्थात जो एनटीए नेट करवाता है उससे थोड़ा हटके होता है, तो हमारा सिनेरियो आरपीएससी के मेजर मेजर प्रश्नों की तरफ होना चाहिए। ये 3 प्रश्न पत्र आप जरूर देख लेना। इसके अलावा आप जिस भी टेस्ट सीरीज से टेस्ट दे रहे हैं आप देते रहें।
एक टेस्ट सीरीज को छोड़ करके दूसरी में भागने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, अभी उन टेस्ट सीरीजों से बचे, ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये सभी बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं। अभी उन टेस्ट सीरीजों से बचे जो रैंक निकाल रहे हैं, कि पहली रैंक, दूसरी रैंक, 8वीं रैंक, 20वीं रैंक, उनसे बच जाए। क्योंकि आपका मोरल, कभी कभार एक ही बच्चे का मेरे पास कॉल आया कि एक किसी इंस्टीट्यूट ने पेपर लिया और वो पेपर काफी टफ था। मे भी पॉसिबल हो सकता है टफ होगा, तो टफ पेपर की वजह से 50% पेपर हुआ उस बच्चे, 50 या 40%, 40 और 50 के बीच, वो नर्वस हो गया। क्या फर्क पड़ता है? एक पेपर हो सकता है जिस इंस्टीट्यूट ने बनाया है उन्होंने उसको टफनेस को ध्यान में रख करके ही बनाया होगा, वो सबके लिए टफ था, और आपने अपना मोरल डाउन कर लिया। और मोरल डाउन इतना हुआ, मैं सब विद्यार्थियों के साथ भी, जिसके साथ भी घटित हुआ है उसके साथ ये हुआ होगा, मोरल डाउन इतना हुआ कि आपने 8 से 10 घंटे बिता दिए, टेंशन में बिता दिए। क्या होगा? देखो मित्रों, इस समय आपका यदि 8 से 10 घंटा बर्बाद हो रहा है, तो बहुत कुछ खो रहे हैं आप। इसलिए मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि जो रैंक वगैरह निकाल रहे हैं उनसे थोड़ा बच जाएं तो ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा है, आपके पास ज्ञान है, मुझे विश्वास है कि जो पढ़ा है वो कहीं जाएगा नहीं, और आपको खुद पे विश्वास करना चाहिए। जिस दिन आप एग्जाम के अंदर ओएमआर पेपर और पेन लेकर के बैठोगे विद्यार्थियों, 4 महीने पहले भी यदि आपने शांति से पढ़ी हुई चीज है, बाद में रिवीजन नहीं किया है, एक बार प्रश्न में वो निकल करके आ जाएगी, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। और जो टेस्ट सीरीजें पीडीएफ उपलब्ध करवाती है, आप ज्यादा से ज्यादा उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और थोड़ी ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज पर जाने की कोशिश करें। और मैं ये साफ कह देता हूं कि मेरी कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। जो भी टेस्ट सीरीजें पीडीएफ प्रोवाइड करवाती है, अच्छा एनालिसिस देती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे अपने ऑनलाइन ट्यूटर है, कई असिस्टेंट प्रोफेसर है जो इस पर काम कर रहे हैं। और आप पीडीएफ, जितने सारे आपने टेस्ट दिए हैं, मैंने हमेशा मेरे बच्चों को कहा है कि जहां भी आप देते हो उनसे पीडीएफ मांगो। और पीडीएफ में जैसे 100 प्रश्न है, आपने प्रश्न सॉल्व करने के बाद आपको लगा कि ये प्रश्न मेरे गलत हुए, उन पे आपने टिक लगाए होंगे, उस समय आपने बुक में से उसके आंसर देखे होंगे, उन प्रश्नों को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें। अभी किस तरह से मैनेज करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। रोजाना का एक पेपर उठाइए, 2 पेपर उठाइए, 40, 50, 60 पेपर होंगे, तो 2-3 पेपर उठाइए, और जो जो आपका उस समय आपने टिक किया था उसको अभी रिवाइज कर लीजिए। ये चाहे वो मोर टैलेंट बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा खासा रिवीजन कर लिया, उन सब के लिए ये रणनीति। बाकी उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा जिनका अच्छा रिवीजन हो चुका है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिस्टमेटिक ढंग से चलते रहिए, 12 से 15 घंटे जरूर पढ़ते रहिए। इस समय आपको 12 से 15 घंटे निकालना है। और आपके किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मैंने पूर्व में भी कह रखा है, मेरा प्लेटफॉर्म नंबर है, इस पर आप मैसेज डाल दीजिए, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। ये हर बच्चे के लिए, केवल इस कैटेगरी के बच्चे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं दूसरी कुछ कैटेगरी पे आ जाऊंगा, इनकी बातें जो छूटी है वो मुझे याद आएगा, मैं बताता रहूंगा। अब कुछ ऐसे कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने एक बार कोर्स पूरा कर लिया, अब कुछ रिवीजन चल रहा है, और अब उनके मन में है कि रिवीजन किस तरीके से करें। और कुछ बच्चे ऐसे, इन्हीं के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 1-2 चैप्टर रह गया है, कोई 1-2 यूनिट रह गई है। इस समय मैं उन विद्यार्थियों को, जो दोहरी कैटेगरी वाले विद्यार्थी हैं, जिनका कोर्स अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कुछ कोर्स अधूरा रह गया है, इन बच्चों को मैं अभी सलाह दूंगा। मैंने कई बच्चों को कहा है, आप कोर्स पूरा करने में यदि 10 दिन बर्बाद कर देंगे, इस समय किसी की 2 यूनिट बाकी, किसी की 4 यूनिट बाकी, आप कोर्स पूरा करने में 10 दिन बर्बाद कर देंगे, आपके पास महज 25 दिन बचेंगे, उसमें आप ढंग से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और विद्यार्थियों में सीधा सीधा कहता हूं कि रिवीजन के बगैर मार्क्स नहीं लाए जा सकते। आपने कितना ही गहराई से पढ़ा है, इस समय अंतिम 40 दिन में आप ढंग से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। अब इनके सामने प्रॉब्लम है कि सर, जो चीजें रह गई है उसको पहले पूरा करें या फिर रिवीजन शुरू करें।
मैं हमेशा उन बच्चों को कहता हूं कि आपको 12 से 15 घंटे निकालने हैं एनी हाउ, और आपको 4 से 6 घंटे तो देने हैं। जो आपका अभी बचा है, जो आपका रह गया है, छूट गया है, उसको 4 से 6 घंटे दीजिए। आज पूरा हो और 20 दिन में पूरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अभी पढ़ रहे हैं वो तुम्हारा रिवीजन ही है, यूं मान के चलिए। इनको 4 से 6 घंटे देने हैं, और उसके बाद रही बात 7 से 8 घंटे हैं, ये आपको रिवीजन के अंदर देने ही पड़ेंगे, किसी भी हालत में देने पड़ेंगे। अतः जिन बच्चों ने अभी रिवीजन शुरू नहीं किया है, मैं उनको कह रहा हूं आप रिवीजन शुरू। ओके, सारी कैटेगरी क्लियर हो गई। अब रिवीजन कैसे करना है इन बच्चों के सामने, क्योंकि इन्होंने रिवीजन कर रखा है तो इनको मैं ज्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं। ये बच्चे बार बार मुझे कह रहे हैं कि रिवीजन को किस तरीके से शुरू करें। मैं ज्योग्राफी की बात करूं, प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। मैंने सब बच्चों को कह रखा है, अभी आपके पास फॉर द एग्जाम्पल 43 दिन है, तो आपको एक ऐसा शेड्यूल तय करना है, मुझे 30 दिन के अंदर जिस भी तरीके से वो रिवीजन करना है। अब 30 दिन का रिवीजन सिस्टम में बताता हूं। आपके कम से कम 18 यूनिट है, 18 यूनिटें हैं। 9 यूनिट इसके अंदर पड़ती है, और 8-9 यूनिट, 17-18 है, पूरा कंफर्म मुझे भी पता। 8-9 यूनिटें इसमें, दोनों को बराबर समय देना है, और तय कर लेना है कि मुझे एक दिन में एक यूनिट क्लियर करनी है, एक दिन में एक यूनिट। और बिल्कुल अब जब रिवीजन कर रहे हैं तो आप उसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे तुम वेगनर को पढ़ रहे हैं, जिस समय आपने पढ़ा, एक चीज ये ध्यान रखना, रिवीजन वहीं से करना है जहां से आपने पहले पढ़ा है। बुक पढ़ी है तो बुक से, नोट्स पढ़ा है तो नोट्स से, हैंड रिटन नोट्स यदि आपने बना लिया है खुद का, तो अब हैंड रिटन नोट्स का ही आपको रिवीजन करना है। एक दिन के अंदर या 1.5 दिन, 2 दिन के अंदर, सॉरी 3 दिन में आपको 2 यूनिट करनी। इस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल शेड्यूल सेट करना है कि मुझे 30 दिन के अंदर ये 18 यूनिटें क्लियर करनी है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़ते समय, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि वेगनर है, तो वेगनर को तुम पूरा रिवीजन करने जाओगे तो फिर ये एक दिन में होगा नहीं। आपको क्विक फास्ट देखना है। जैसे आपने अंडरलाइन किया होगा वेगनर के बारे में, वेगनर ने थ्योरी कब दी, वेगनर की पुस्तक कौन सी है, वेगनर ने किस तथ्यों के आधार पर थ्योरी दी, उन 2 तथ्यों को ले लेना है। वेगनर ने प्रमाण क्या दिए, वेगनर की आलोचना। बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना। मेरे कहने का मतलब, इस समय जो क्विक रिवीजन हो रहा है वो केवल बिंदुवार रिवीजन होना चाहिए, बिंदुवार होना चाहिए। यदि तुम वर्णन पढ़ने जाओगे तो फिर लंबा हो जाएगा। इसके साथ एक चीज और ऐड करता हूं, जैसे तुम्हारा कोई भी चैप्टर काफी यूज, सॉरी उसको स्ट्रांग है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी तुम्हारा स्ट्रांग है, और आपको ये पता है कि मुझे वायुमंडल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने वायुमंडल पढ़ लिया है, तो आप वायुमंडल को बिल्कुल फास्टली नजर से ही देखना है। और मैं समझता हूं कि जिसका वायुमंडल पे कॉन्फिडेंस है, कि मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे वायुमंडल के प्रश्न इतने सारे टेस्ट हुए गलत गए ही नहीं, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। नंबर नेक्स्ट, जब भी आप टेस्ट देते हैं, अभी जो मैंने कहा कि आपने जो टेस्ट दिया होगा उसके अंदर जो भी आपका कमजोर पक्ष है, जैसे आपने क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन किया और वहां से प्रिसिपिटेशन, वृषण आपका कमजोर पक्ष आ गया, प्रिसिपिटेशन, वृषण आपका कमजोर चैप्टर आ गया, थोड़ा इस पे टाइम ज्यादा दे दीजिए, घंटा 2 घंटा दे दीजिए, आपको एक मानसिक संतुष्टि मिल जाएगी। है कुछ नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि जो चीज पढ़ी है ना वो तुम्हारे अंतर्मन में पड़ी है, अवचेतन में पड़ी है, एक बार रिवीजन करते ही वो बाहर आएगी, और जितनी आपको संतुष्टि मिलेगी उस रिवीजन में, उतना ही आपको ज्यादा याद होगा। तो जहां भी आपको जो प्रश्न नोट्स, आप प्रश्नों को हल करते हैं, वहां जिस प्रश्न में आपको परेशानी महसूस हो रही है,
उस चैप्टर को आप अपने सिलेबस में टिक कर दीजिए कि मुझे ये चैप्टर है वो गहरा पढ़ना है। तो आप एक तो बिंदुवार पढ़े और प्रश्न में आपको जो कमजोर लगे उसको थोड़ा गहराई से पढ़ना है। टाइम टेबल सेट आज ही कर लेना है कि मुझे 30 दिन के अंदर रिवीजन कर लेना है। अब आपको सर 30 दिन में तो नहीं होगा। 30 दिन में नहीं होगा तो आपने टाइम टेबल 30 का बनाया, 35 में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और यदि आपने तय ही किया है कि मुझे 45 दिन में पूरा करना है, तो भैया 45 में ही नहीं होगा, 50 चाहिएगा और 5 दिन शेष रह जाएंगे और लाओगे कहां से। और 30 में किया है तो 35 में पूरा हो जाएगा और 10 दिन तुम्हारे पास मिलेंगे, वो खुद की आत्म संतुष्टि के लिए मिल जाएंगे। और उस 10 दिन में आप एक बार फिर जब किताब का चक्कर मारोगे तो मानसिक रूप से इतने तैयार हो जाओगे कि अब मेरा कोई चैप्टर है वो छूटा हुआ नहीं है। तो आप बिंदुवार स्टडी की तरफ ध्यान दें। और हाँ, कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर फर्स्ट पेपर पे ज्यादा ध्यान दें, सेकंड पेपर पे ज्यादा ध्यान दें। मैं कहता हूं ध्यान बराबर देना है। फिर ये बात मैंने कई बच्चों को बताई तो उन्होंने कहा सर एक दिन में हमने जियोमॉर्फो को कवर करने की कोशिश की और एक ही दिन में हमने इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी को कवर करने की कोशिश की। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो आधे दिन में हो गई, जबकि जियोमॉर्फो एक दिन में ही नहीं हुई। क्या हमारी जियोमॉर्फो कमजोर है? मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, सबको कहना चाहता हूं, ज्योग्राफी वाले, जियोमॉर्फो एक दिन में नहीं हो सकती, इकोनॉमिक्स आधे दिन में हो सकती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझना कि तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स का मैटर नहीं है इसलिए वो एक दिन से पहले हो रहा है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस छोटा है, जियोमॉर्फो का सिलेबस लंबा है। इकोनॉमिक आधे दिन में हो रही है तो आधा दिन हुआ करती विज्ञान के साथ जोड़ दीजिए। ओके, आपका 2 दिन में ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। और रिवीजन करते वक्त जहां तक मेरा आइडिया है, आप रिवीजन करते वक्त पूरे दिन एक बुक को मत पढ़ना, कम से कम 2 या 3 बुक जरूर पढ़ना। जैसे आप 12 घंटे रिवीजन करते हैं, 4 घंटे जियोमॉर्फो को पढ़िए, तो 4 घंटे आप क्लाइमेटो को ले लीजिए, तो फिर सेकंड पेपर में से 4 घंटे आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी को ले लीजिए। इस तरीके से आप बैलेंस बिठाइए, आपके मन में इतनी उत्सुकता बढ़ेगी जिसकी मैं कहता हूं कोई सीमा नहीं है। तो ये आपके दिमाग में आ गया होगा रिवीजन का सिनेरियो। और मैं बात ये कर रहा था कि जो पहला पेपर है उसके रिवीजन में तुम्हें थोड़ी मशक्कत आएगी, बेसिक, उसको थोड़ा टाइम ज्यादा दे देना। वो टाइम ज्यादा लेगा अपने आप, तुम कोशिश करोगे तो भी कम नहीं होगा। हाँ, क्लाइमेटो जल्दी निपट सकती है, लेकिन जियोमॉर्फो ज्यादा टाइम लेगा। जियोमॉर्फो के साथ साथ इन्वायरमेंट भी अच्छा खासा टाइम ले लेगा तुम्हारा। जियो स्पेशियल टेक्निक्स तुम्हारा टाइम ले लेगा, उस पर भी मैं अलग से बात करूं, बट ये चीज थोड़ी देख लेते हैं। तो पहले पेपर में थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा, सेकंड पेपर में कम टाइम जाएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। सेकंड पेपर में कुछ बच्चों के कंफ्यूजन है कि सर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर नहीं मिले, और ये जो रीजनल प्लानिंग है इसके कुछ चैप्टर नहीं मिले, उसको कैसे पढ़ें। मैंने कहा पिछले 2 वर्षों के जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसका सिनेरियो देख लीजिए आप। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो बेसिक कंसेप्ट दिए हुए हैं, जैसे स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, संगठन हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, तो उसके अंदर आपको ज्यादा गहरा जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने मेरा जो सिलेबस विश्लेषण का वीडियो डाला था उस पर बढ़िया ढंग से बताया कि इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। और प्रादेशिक जो भूगोल है उसके अंदर विद्यार्थी कहते हैं कि ये सेटलमेंट ज्योग्राफी में साइट सिचुएशन इनका सर बुकों के अंदर नहीं मिलता। अब यदि तुम बुकें ढूंढने जाओगे तो मिलने वाला नहीं, और वो इतना गहरा भी नहीं है साइट सिचुएशन का। मैंने सिलेबस विश्लेषण में उसको बड़ा बड़ा बता रखा है कि साइट में ये आएंगे, सिचुएशन में ये आएंगे, बस उतना ही देख लेना, तुम्हारा बेड़ा पार है वहां। तो पेपर सेकंड आपका कम समय लेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी पे ज्यादा माथापच्ची मत करना। इंडिया ज्योग्राफी आपने ढंग से एक बार पढ़ ली है तो कुछ डेटा है उसका ही रिवीजन करना। फिजिकल कोर, क्लाइमेट कोर, वेजिटेबल कोर, ये वेजिटेशन कोर, इनको मृदा को, सॉइल कोर, इनको आपको ज्यादा दोबारा रटने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि एग्रीकल्चर की कुछ रिपोर्ट हो गई, पॉपुलेशन का हो गया, ये इंडस्ट्रियल की चीज थोड़ी ढंग से देख लेना, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ है,
इस तरीके से। अब ये सारी चीजें मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट इंडिया और राजस्थान ज्योग्राफी को बर्डन मत समझना। राजस्थान ज्योग्राफी तो आपने वहां पढ़ी है। और हाँ, एक चीज नई राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर के बच्चे बार बार कॉल और मैसेजेस कर रहे हैं। नई राजस्थान ज्योग्राफी या जो बदला हुआ राजस्थान का भूगोल है, उनमें से इतने प्रश्न नहीं आएंगे। मैं हर बच्चे को कहता हूं आप बेसिक पढ़ लीजिए। कौन जिला किस जिले से तोड़ करके बनाया गया, किस संभाग में है, कोई सीमा के पास बना है तो कौन सा जिला बना है, आदि इस तरीके के। अब ज्यादा तुम डीप में जाओगे तो इतना तो फिर एक राजस्थान ज्योग्राफी कवर करने में आपको लंबा समय लगेगा। और जितनी सारी जो रिपोर्टें वगैरह राजस्थान की है, तो वो तो नए जिलों के हिसाब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पुराने जिलों के हिसाब से ही आप पढ़ें। अब कुछ मेजर, ये तो मैंने पेपर की आपको रणनीति बता दी, और ये मेरी तरीके से मैंने आपको बताया। यार आपको कुछ प्रॉब्लम लगे, आपको कुछ समस्या लगे, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने जो भी समस्या मुझे बताई थी उसका मैंने सॉल्यूशन दिया है। आपको भी खुद की कोई सॉल्यूशन लगे तो जो मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए थे ये प्लेटफॉर्म के 8619546073, इस पर आप मैसेज कर दीजिए। जो भी होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन एक बात विद्यार्थियों जरूर ध्यान रखना कि आपने लंबी तैयारी की है तो खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए। किसी भी एक टेस्ट सीरीज में, एक टेस्ट में आप कमजोर हो जाने से आप कमजोर नहीं हो सकते। आपकी रैंक 40वीं आ रही है, 60वीं आ रही है, तो आप समझ रहे हो कि यार इस एक टेस्ट सीरीज में मेरी 60वीं आ रही है, तो ऐसी तो कितनी टेस्ट सीरीजें चल रही होगी, कितने मोर टैलेंट बच्चे जो टेस्ट सीरीज दे ही नहीं रहे होंगे, तो फिर मेरा कहाँ है। इस तरीके से तुम यदि तोलने गए खुद को तो तोल नहीं पाओगे इस मार्केट में। और टेस्ट सीरीज की रैंक पर विश्वास मत रखना, खुद के पढ़े हुई चीज पर विश्वास रखना कि मैंने पिछले 12 महीने से जो पढ़ा है वो मेरे पास है। और मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं जो आपके पास पढ़ा है वो आपके पास ही है, कहीं नहीं जाएगा। जिस दिन एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे बाहर निकल के आएगा आपके दिमाग से। दूसरी बात मैं तनाव पे करूंगा। यदि मैंने पहले भी कहा, यदि इन 40 महीने में आपने हेजिटेशन लिया, तनाव लिया, डिप्रेशन में गए, तुम तुम्हारा सब कुछ खो दोगे, आपकी बनी बनाई इमारत बिगड़ जाएगी। मैं कहता हूं तुम्हारे तनाव लेने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुम टेंशन करोगे सिलेक्शन नजदीक आएगा। मैं हमेशा विद्यार्थियों से यही कहता हूं कि आप फ्री रहो। यदि कंपटीशन में तुम हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं तो यूं समझना कि 148 पोस्टें हैं, मेरे से 148 बच्चे ज्यादा होशियार थे इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। आपने यदि अब टेंशन की तो रोजाना आप घंटा 2 घंटा उसके अंदर बिताते रहोगे, इससे आपका मानसिक पावर है वो कमजोर होता जाएगा, और धीरे धीरे पड़ी हुई चीजें भी तुम, इसलिए तनाव फ्री रहो। ऐसे सोचो जो होगा वो देखा जाएगा, नहीं आएगा तो जाए भाड़ में। विकास देवी कीर्ति जी सर कहते हैं ना कि होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो जाए भाड़ में और देखेंगे। मैं ये भी कहता हूं मेरे स्टूडेंटों से, यार कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो स्कूल लेक्चरर बने हुए फिर भी इतनी टेंशन कर रहे हैं। आप स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर हो और उसके बावजूद इतना हेजिटेशन, इतना तनाव ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर स्कूल एजुकेशन में तो हम बोरिंग हो गए। नहीं नहीं यार, ऐसा सोच करके और तुम एग्जाम में बैठोगे तो और ज्यादा बोर हो जाओगे। और जो नौकरी लगे हुए उनको तो टेंशन ही नहीं लेना है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। और जो बेरोजगार है उनके लिए ये कह रहा हूं कि यार आप एक गोल्डन अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं, इतने बड़े अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं। और बेरोजगार, ये तो बाई लक होता है जो बेरोजगार को इस तरीके से मिलता है। तो खुद को लकी समझो कि आप उस सफलता के नजदीक हो। और यदि आप उस सफलता तक पहुंच नहीं पाए ना, तो मैं ये कहता हूं गारंटी के साथ कि आगे आने वाली स्कूल लेक्चरर की भर्ती में आपका 100% हो जाए। दावे के साथ कहता हूं मैं, यदि आपने लगन और मेहनत के साथ, तल्लीनता के साथ काम किया है। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि अगले 40 दिन तक आप बिल्कुल फ्री रह करके, और जिस गति से आप पढ़ रहे हैं उससे बढ़ा दीजिए, आप गति दुगनी कर दीजिए। कुछ बच्चों ने मैसेज भेजा
कि सर मेरे थर्ड पेपर में 32 या 31 आ रहे हैं यार, कुछ के 40 और 41 आ रहे हैं। मैं आज भी उन बच्चों से कह रहा हूँ यार कंपैरिजन मत करो। मैंने पूर्व में भी एक क्लास में कहा था कि हो सकता है 41 वाला बच्चा आरएएस की तैयारी कर रहा होगा और उसने वो थर्ड पेपर टिपाया और उसमें अच्छे नंबर आ गए। सब 41 वालों का सब्जेक्ट अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे अच्छे हैं, तो जिनका जीके अच्छा है, ज्योग्राफी अच्छा है, तो 41 आया तो उनका बेसिक सिलेक्शन होगा। लेकिन पोस्ट भी 148 है, पूरे राजस्थान में 148, और बंदे नहीं मिलते हैं 148 जो इतने सीरियस होकर के तैयारी करते हैं। तो आप ये थर्ड पेपर की जो मानसिकता है आपके दिमाग में, इसको आप खत्म कर दीजिए। कभी भी कॉम्पिटिटिव संख्या में मत आंकिए। मैंने पहले भी कहा था, बच्चे कहते हैं गुरुजी आपसे कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, फिर मैं उनको क्या बताऊं कितने जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए होने से क्या होता है। फिर नॉर्मली मैं हमेशा आज भी इस खुले मंच से कह रहा हूं कि मैंने तो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का स्पेशल बैच चलाया नहीं। करीबन 125 या 140 एक बच्चे जुड़े हुए हैं। दो कोर्स चल रहे हैं, एक जियो स्पेशल टेक्निक्स का चल रहा है, एक वो 4 चैप्टर है कठिन चैप्टर, कार्टोग्राफी का, रिसर्च का, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का और स्टैटिक्स का। इन पर टोटल मिला करके 125 140 बच्चे हैं। तो फिर वो कंपैरिजन करते हैं कि सर उनका लेवल क्या है। मैं कहता हूं सबका लेवल अच्छा ही है, जैसा आपका है वैसा ही उनका है। अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बट मेरे स्टूडेंटों को मैं कभी गिरने नहीं देता हूं। और जब भी उसके मन में तनाव या चिंता आती है तो रात को 12 बजे वो मैसेज करता है, तो भी सुबह या अगले दिन जब भी मैं देखता हूं तो उनसे बात जरूर करता हूं, एक बार उसको मानसिक शांति जरूर मिलती है। तो आप हेजिटेशन में मत आए, ये मत देखिए कंपटीशन कितना है। मैं हमेशा हर स्टूडेंट को कहता हूं कि आपके लिए क्या चाहिए, एक सीट चाहिए। भाई 148 सीट है, तुम्हें एक सीट चाहिए, करना यार तैयारी, इतनी दबा के कर कि आरपीएससी मजबूर हो जाए कि इसको तो लेना है, इसको छोड़ेंगे कहां। ये कंडीशंस बननी चाहिए आपकी पेपर के अंदर। एक ज्योग्राफी में जो प्रॉब्लम है बच्चों की, कॉमन कुछ बच्चों की, कि सर कुछ चैप्टर ऐसे हैं ज्योग्राफी में जो बहुत हार्ड है, उसको हम कितनी बार रिवीजन करें। मैं कई बार कह चुका हूं हार्ड चैप्टर को केवल बेसिक ही पढ़े आप, उनके डीप में जाने की कोशिश मत। जैसे मैं जियोमॉर्फो की बात कर लूं, जियोमॉर्फो में स्लोप एनालिसिस आपके डाला हुआ है, ढाल विश्लेषण। आप गहरा मत जाइए, गहरा जाओगे तो 3 दिन में ढाल विश्लेषण तुम्हारा पूरा नहीं होगा। 3 दिन में, 4-5 घंटे में भी, 3 दिन तो ज्यादा होते, 5-6 घंटे तुम लगा दोगे, जब जाकर के डेवी स्कोर, पेंग कोर, स्टार्लर कोर, किंग कोर सबको पढ़ पाओगे। मैं कहता हूं एक बार आपने पढ़ लिया खूब है, अब आप केवल देख लो कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, और कुछ अंडरलाइन या हाईलाइटर किए होंगे उस चीज को देख लो। जितने हार्ड टॉपिक है, मेरा अनुभव है दोनों एग्जामों का, जितने हार्ड टॉपिक है उसके प्रश्न बेसिक बने हैं। मैंने सांख्यिकी को, जो तुम्हारी सांख्यिकी है, उस सांख्यिकी को मैंने 12 क्लासों के अंदर समेटा है, मात्र 12 घंटे में। और आप उसको ढंग से पढ़ोगे तो 20 घंटे में वो क्लियर सांख्यिकी। क्लियर मतलब रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एकदम पूरी हो जाएगी। जिस जियो स्पेशियल टेक्निक्स की आप बात करते हैं, मैंने 25 घंटे की क्लासें ली, 25 घंटे में जियो स्पेशियल को अच्छी तरीके से समझाया। देखो मैं वादा तो नहीं कर सकता, बट मुझे ये विश्वास है कि 80 से 90% क्वेश्चन उसमें से आएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टफ चैप्टर है। तो मैं कहता हूं कि जितने सारे टफ चैप्टर है और उसको सिंपली पढ़ने की कोशिश करें, उसमें अपना ज्यादा समय बर्बाद न करें। बाकी आप सबसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप नर्वस नहीं हो, वेल अप टू डेट होकर के पढ़ें। रिवीजन के संदर्भ में किसी भी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, तनाव में हूं, मैं केवल ज्योग्राफी नहीं हर स्टूडेंट से बात कर सकता हूं। आप जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आए, अपने विल पावर को बना करके रखें, अपने जो मेंटल पावर है आपका उसको मजबूत रखें। और मित्रों, हर समय आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रहा हूं, मैं किसी छोटी मोटी नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा हूं।
मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे मेरे जो मानसिक स्तर का बैलेंस है वो बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम हॉल तक मैं वादे के साथ कहता हूँ, एग्ज़ाम हॉल तक जाने तक मैं आपके साथ रहूँगा और आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन आप लगे रहें, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगे रहें, मज़बूत इच्छा शक्ति के साथ लगे रहें। कभी भी इस बात की मत सोचें कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और नहीं होगा तो क्या होगा? मैं हमेशा स्टूडेंटों को ये कहता हूँ कि नहीं होगा तो आगे देखें, ज़िंदगी पूरी तो नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ज़िंदगी जख्मों से भरी है, वक़्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो एक दिन मौत से है, फिलहाल ज़िंदगी जीना सीख। तो यहाँ मेरा ज़िंदगी जीने से तात्पर्य ये है कि फिलहाल किताबों के साथ आनंद से सफलता ज़रूर मिलेगी। आपने पढ़े हैं, आपने मेहनत की है, ज़रूर सफलता मिलेगी। कि नहीं होगा तो आगे क्या होगा? मैं कहता हूँ इतनी बम्पर भर्तियाँ आएगी, शिक्षा विभाग में, स्कूल एजुकेशन में बहुत सारी पोस्टें लेक्चररों की खाली पड़ी है। बहुत बड़ी बम्पर भर्ती आएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ आपने यदि मजबूत काम किया है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे पास कम समय था, उसमें से भी मैंने समय निकाला है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप इतने व्यस्त कैसे रहते हैं? रोज़ाना आप एक-एक क्लास नहीं डाल पाते। इस समय मेरा 2 कोर्स चल रहा है, एक स्कूल लेक्चरर का चल रहा है, उसमें रोज़ाना 1 क्लास डाल रहा हूँ और एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो कठिन चैप्टरों का चल रहा है, उसमें हर एक दिन छोड़ कर के कभी लगातार क्लास आ रही है। साथ ही साथ मुझे कॉलेज में भी काम करना पड़ता है। तो हर चीज़ को देख कर के और मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है आपसे मैं रूबरू होता हूँ। दूसरी बात तो रोज़ाना कम से कम घंटा भर एक तो स्टूडेंटों से बात कर लेते हैं फ़ोन पे। फिर जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो स्टूडेंटों का जो विल पावर है, वो भी मुझे बना कर के रखना पड़ता है। मैंने कोई बड़ी रणनीति नहीं बताई है, रणनीति आपकी काम आएगी, बट मैं तो ये कहता हूँ कि मैं आपके साथ बना रहूँ और आपकी इच्छा शक्ति को कमज़ोर नहीं होने दूँ। इसी पर्पज़ से, इसी उद्देश्य से आपके साथ आया हूँ। आगे भी मैं 8, 10, 15 दिन के बाद मैं आपसे और बात करूँगा। आपका जब भी मन हो, हेजिटेशन हो, तनाव हो, आप ज़रूर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। कॉल की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद आपको टाइम बता दूँगा कि इतने बजे आप कॉल कर देना। आप अच्छी तरीके से पढ़िए और भी कोई रणनीति के कुछ पहलू छूट गए हैं, आपको लगता है कि सर उस चैप्टर को कैसे पढ़ें? तो कोई भी चैप्टर को आप पढ़ने की बात आपके दिमाग में आती है, आप बेशक मेरे से पूछिए, घबराइए मत, साथ ही साथ डरिए मत। सॉरी डरने का मतलब ऐसा है कि संकोच मत करिए। कि मैं बार-बार उसको क्या मैसेज करूँ। मैं खुला बच्चों से कहता हूँ कि आप बेशक मुझे करिए। मैं ज़िंदगी में कितना भी बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ तो भी बच्चों की वजह से बिज़ी हूँ। जहाँ हूँ तो भी बच्चों की वजह से हूँ और भविष्य में भी जहाँ जाऊँगा बच्चों की वजह से जाऊँगा। इसलिए आपका और मेरा अपनत्व और प्रेम, स्नेह ये बना रहे। आप इच्छा शक्ति के साथ लगे रहें। धन्यवाद।